हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास जिसमें हम कंबाइंड रूप से 9th और 10th जो क्लासें हैं उनमें जो बेसिक तौर पे जो चैप्टर दिया जाता है 9th में, अगर यदि आप उसको अच्छे से पढ़ते हो तो जो 10th में जो आवर्त सारणी से रिलेटेड चैप्टर दे रखा है उसमें भी उसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। तो इसमें हम इस जो चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके हम कंबाइंड रूप से चलने वाले हैं जिसमें 9th का सिलेबस भी कवर होगा और 10th का सिलेबस है वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और बाकी कुछ पॉइंट्स है तो उनकी मैं अलग से वीडियो है वो अपलोड करने वाले हैं, कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है परमाणु की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो ये इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। अब इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो परमाणु है, ठीक है, उसके बारे में किसने बताया था, परमाणु के अंदर कौन कौन से अपरमाणु कण उपस्थित होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो परमाणु है तो परमाणु की संरचना के संबंधित जो मॉडल है जिसमें हम जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। ये सब पढ़ने के उपरांत हम जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं जो बेसिक है हर क्लासों में जो काम आता है, आगे आप सीनियर में भी जाओगे, साइंस में आप जो केमिस्ट्री का पोर्शन होगा उसमें भी ये पॉइंट है वो प्रमुख रूप से काम आता है, जिसमें हम पढ़ेंगे जो परमाणु के कोश हैं उन कोशों में इलेक्ट्रॉन का वितरण वो किस प्रकार होता है, उनका सूत्र क्या होता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि जो परमाणु है तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसका वितरण किस प्रकार होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार किया जाता है वो सब हम देखने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कुछ आवर्त सारणी जो है उसके अंदर अपवाद हैं, जिसमें जैसे ये क्रोमियम है, कॉपर है, चांदी है, सोना है, प्लेडियम है, ये कुछ अपवाद हैं जो आवर्त सारणी में जो अर्थात जो अफबाउ का नियम है या जो बोर-बरी का सिद्धांत है उस सिद्धांत के जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं। अर्थात अफबाउ के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो इन परमाणुओं का नहीं किया जा सकता, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं किया जा सकता है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो उसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने परमाणु की संरचना से संबंधित जे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसके बारे में अच्छे से जाना था। और आज का इस वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, उसकी कौन कौन सी कमियां थी जिसके कारण ये परमाणु मॉडल क्या हो गया था, असफल हो गया था। उन कमियों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, जिसमें जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की पहली जो कमी थी वो कमी थी ये है मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। तो आपको ध्यान रखना है ये है मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया कि भाई परमाणु स्थायी होता है, तो उसके बारे में ये मॉडल है वो अच्छे से नहीं समझाया, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। सेकंड जो इस मॉडल की कमी थी वो जो कमी थी परमाणु में इलेक्ट्रॉन संरचना को, परमाणु में इलेक्ट्रॉन संरचना, इलेक्ट्रॉनों की संरचना बोल दो या आप इसको क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, संरचना या इलेक्ट्रॉनों का वितरण। परमाणु में इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से वितरित होते हैं तो उनके बारे में ये मॉडल है वो स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। थर्ड इसमें जो इसकी कमी थी
ये है मॉडल, ये है मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, व्याख्या नहीं कर पाया। अब देखो इसमें एक शब्द है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे मान लो एल्फा कण है, ठीक है, वो एल्फा कण सोने की पन्नी से टकराए और वहां से टकरा के वो क्या करते हैं, फैल जाते हैं, और फैलने पर जो पट्टी प्राप्त होती है, ठीक है, एल्फा कणों की, उनको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम है, उसको ये नहीं समझा पाया कौन? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इनकी जो प्रमुख 3 कमियां वो हमने जान ली है। और यदि हम देखें इन कमियों को, इलेक्ट्रॉनों का वितरण है उसको कैसे स्पष्ट नहीं कर पाया। अब इसमें देखो एक मैक्सवेल का सिद्धांत होता है, ये जो 3 प्रमुख कमियां हैं वो आपको ध्यान रखनी है। मैक्सवेल का परमाणु सिद्धांत होता है, मैक्सवेल कहता है, जैसे मान लो एक डायग्राम के द्वारा इसको हम समझाते हैं, जैसे ये नाभिक है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये नाभिक हमने बनाया और ये बना दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मैक्सवेल का जो परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि जब वर्ताकार पथ में कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी, अर्थात ये विकिरण उत्सर्जित करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और कम होती जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ सर्पिलाकार पथ में गति करता हुआ, नाभिक के चारों तरफ सर्पिलाकार पथ में गति करता हुआ, देखो ये इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सवेल का सिद्धांत कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने के दौरान वह विकिरण उत्सर्जित करेगा, और जब विकिरण उत्सर्जित करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। और जब इसकी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो कम होती जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्पिलाकार यानी सर्पिलाकार जो पथ होता है उस पथ में गति करता हुआ क्या होगा? अंततः, अब देखो ये गति करता हुआ कहाँ आएगा? अंततः नाभिक में गिर जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाता है तो हम परमाणु का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, अर्थात हम बोल सकते हैं कि परमाणु है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, परमाणु अस्थायी है। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है? स्थायी होता है। तो ये जो मैक्सवेल का जो सिद्धांत के अनुसार जो हमने पढ़ा कि भाई परमाणु स्थायी कैसे होता है, तो इसको ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो नहीं समझा पाया, ठीक है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ये रदरफोर्ड का मॉडल है वो नहीं कर पाया, ठीक। तो ये हमें आपको इसमें कमी है वो ध्यान में रखनी है। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, जैसा हमने अभी देखा। इलेक्ट्रॉनों की संरचना अर्थात इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में वितरित रहते हैं वो नहीं समझा पाया। स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया, ठीक है। ये इनकी सिद्धांत की जो मूलभूत जो कमियां है वो पाई जाती है, ठीक। अगला आता है नील्स बोर की परिकल्पना या नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक था, उसने परमाणु के मॉडल में या परमाणु के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किए थे, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। नील्स बोहर नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने
क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, किसका, भौतिकी के जो क्वांटम सिद्धांत है उन क्वांटम सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए या उपयोग करते हुए रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास जो है वो किया। ठीक है। अब जस्ट 1913 में, तो ये ध्यान रखना, नील्स बोर का परमाणु मॉडल कब दिया गया था, 1913 में। तो 1913 में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना व स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हुए हाइड्रोजन परमाणु की संरचना की भी, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना कैसी होती है और उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, उनकी व्याख्या करते हुए एक प्रतिरूप प्रस्तुत किया या एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे नील्स बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। जिसे नील्स बोहर का परमाणु मॉडल है उसके नाम से जाना जाता है। अब इस मॉडल में उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की और उन परिकल्पनाओं को पढ़ते हुए हम इस मॉडल को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें आपने देखो, जो नील्स बोर था उन्होंने भौतिकी के क्वांटम सिद्धांत उनका उपयोग किया और हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और उसके स्पेक्ट्रम को उन्होंने समझाया और जिसके आधार पर उन्होंने मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया। अब बात आती है ये कि नील्स बोहर है उसकी परिकल्पनाएं कौन कौन से थे जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा नील्स बोहर की परिकल्पनाएं। नील्स बोहर की परिकल्पनाएं, तो कौन कौन सी परिकल्पना थी, उनके कौन कौन से बिंदु थे जिसके आधार पे इस मॉडल है उसको समझा जा सकता है। तो उन्होंने जो पहली परिकल्पना दी तो वो बताया था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो पहली परिकल्पना उन्होंने थी कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। उस समय तक न्यूट्रॉन है उसकी खोज नहीं हो चुकी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। सेकंड उसकी जो परिकल्पना है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं। निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ निश्चित पथ और निश्चित ऊर्जा और निश्चित त्रिज्या वाले पथ में गति करते हैं, जिन्हें कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। जिन्हें कक्षा भी बोल सकते हैं, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। जिन्हें का मतलब उन निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ को क्या कहते हैं, कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर है, उसके नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है, ये जो कक्षाएं हैं, यह कक्षाएं नाभिक के चारों तरफ
संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है, यानी जो निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले पथ है उन्हें कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। और ये जो कक्षाएं हैं वो नाभिक के चारों तरफ सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है, जिन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो एन होता है, इस एन का मान क्या होता है? पूर्णांक होता है। एन का मान पूर्णांक, अर्थात एन बराबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हो सकता है। ठीक है, चारों तरफ की जो कक्षाएं हैं वो सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है, जिन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। और इस एन का मान क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब इन्हें क्रम से इन कक्षाओं को क्रम से के, एल, एम, एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी इन कक्षाओं को हम के, एल, एम, एन से, यानी डॉट डॉट कर का मतलब उसको आगे तक हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये थर्ड उनकी जो परिकल्पना थी। उसके बाद में चौथी जो परिकल्पना थी, एन का मान बढ़ाने पर, यदि धीरे धीरे एन का मान बढ़ाया जाता है, उस स्थिति में जो कक्षाएं हैं वो नाभिक से दूर होती जाती है और ऊर्जा बढ़ती जाती है। एन का मान बढ़ाने पर कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती है और उनकी ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। उनकी ऊर्जा का मान बढ़ेगा और जो कक्षाएं हो नाभिक से दूर होती हुई चली जाती है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे n बराबर 1 या k कोश के लिए ऊर्जा का मान, n बराबर या k कोश के लिए ऊर्जा का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ये आपको जो हमने 4 परिकल्पना है उसको अच्छे से समझने वाले हैं, इसको और अधिक समझेंगे। अब देखो, इसमें एक हमें ये डायग्राम बनाना है। जैसे मान लो ये, ठीक है, ये नाभिक n बराबर 1, ये k कोश, n बराबर 2, ये l कोश, n बराबर 3, m कोश, और n बराबर 4, n कोश। तो ये आपको इस डायग्राम के द्वारा इसको समझना है। पहली परिकल्पना क्या कहती है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ठीक है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। सेकंड परिकल्पना कहती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन ये रहे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या, यानी इनकी त्रिज्या निश्चित होती है और इनकी ऊर्जा निश्चित होती है वाले पथ में गति करते रहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर है वो कहा जाता है। ये कक्षाएं नाभिक के चारों तरफ, देखो ये नाभिक रहा, इसके चारों तरफ सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है, जिन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। एन का मान पूर्णांक होता है, 1, 2, 3, 4 होता है और इन कक्षाओं को क्रम से के, एल, एम, एन से प्रदर्शित किया जाता है। फोर्थ देखना, इसमें एन का मान बढ़ाने पर, देखो एन का मान जैसे से बढ़ता है, एन के मान को बढ़ाते हैं, एन बराबर 1, उसके बाद 2, 3, 4, तो क्या होगा? नाभिक से दूर होती जाएंगी कक्षाएं। देखो ये रहा नाभिक, ये एन बराबर 1 के लिए कक्षा, फिर एन बराबर 2,
तो नाभिक से क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी और उनकी ऊर्जा जो है उसका मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार हम इन परिकल्पनाओं को समझ सकते हैं। फिर अगली जो 5 जो परिकल्पना उन्होंने दी थी नील्स बोहर ने, अगली जो परिकल्पना उसके बारे में बताया था उसको भी हम अब देखने वाले हैं। इन 4 परिकल्पनाओं को हमने अच्छे से जान लिया है। अगली जो परिकल्पना बताई थी उन्होंने, वो बताया था कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2 ध्यान रखना, कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2 या इसका गुणन होता है, NH/2 या इसका गुणज होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। यहाँ अब देखो ये जितने भी संख्या हैं उनको आपको पता होना चाहिए। H क्या है यहाँ पे, प्लांक नियतांक। H क्या है, प्लांक नियतांक। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है m, जो हमने पीछे देखा था। V क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, यानी इलेक्ट्रॉन वो किस वेग से गति कर रहा है। उसके बाद में जैसे R क्या है, कक्षा की त्रिज्या, और N क्या है, कक्षा, कि भाई कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है। तो हमने देखो R देख लिया, V देख लिया, M देख लिया, H देख लिया और N है, उन सब के मान हमने अच्छे से पता कर लिए कि भाई H क्या होता है, प्लांक नियतांक जिसका मान फिक्स होता है। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसका मान फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन का वेग वो हमें निकालना होता है या दिया जाता है। R जो कक्षा है उसकी त्रिज्या का मान हमें दिया जाता है। और N कि भाई K कोश के लिए तो N का मान हम पता कर सकते हैं, M के लिए N का मान हम पता कर सकते हैं। उसके आधार पे हम इलेक्ट्रॉन उसका कोणीय संवेग उसकी गणना कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिसका कोणीय संवेग h/2 होता है या NH/2 के बराबर होता है। अगला जो है, जो नेक्स्ट है, अगली जो परिकल्पना है वो आपको ध्यान में रखना है कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर, यानी जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी प्रकार का जो परिवर्तन है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में नहीं होगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो ये परिकल्पना भी उन्होंने बताई थी। और नेक्स्ट जो परिकल्पना उन्होंने बताई थी, उन्होंने क्या बताया था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन जो है, अब जब बाहर से ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और जब ऊर्जा का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से
उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यानी जब बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो वो निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, और जब उसकी ऊर्जा में कमी होगी अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो इस प्रकार ये जो बोर की परिकल्पनाएं हैं उसको हम पढ़ सकते हैं और इसके बारे में हम परमाणु की और अधिक व्याख्या कर सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट रहेगा बोर मॉडल की कमियां। तो बोर मॉडल की कौन कौन सी कमियां हैं अब उसको हम देखेंगे। तो अगला पॉइंट होगा बोर मॉडल की कमियां। तो इसमें 2-3 जो कमियां हैं मुख्य उसको हम देखते हैं। तो पहली इसकी जो कमी है बोर मॉडल की वो है अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को यह मॉडल अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को यह नहीं समझा सकता। यानी किसी परमाणु हो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो उस मॉडल है या उस परमाणु को इस मॉडल के द्वारा हम नहीं समझा सकते हैं। सेकंड इसमें ध्यान रखना है उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से पता चला कि परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक पट्टिकाओं में प्राप्त होता है। परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक पट्टिकाओं या लाइनों से प्राप्त होता है, और जिसकी ये नील्स बोर का मॉडल है वो नहीं समझा पाया, जिसको यह मॉडल नहीं स्पष्ट कर पाया। और थर्ड इस मॉडल की जो प्रमुख कमी थी वो थी कि परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर इस मॉडल के द्वारा परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को यह मॉडल स्पष्ट नहीं कर पाया। तो इस प्रकार ये जो 3 कमी प्रमुख थे कि अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप जो था उनको ये स्पष्ट नहीं कर पाया, और उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों का जैसे जैसे विकास हुआ, खोज हुई, तो परमाणु का जो रैखिक स्पेक्ट्रम है वो एक से अधिक लाइनों में प्राप्त होता है, तो उनको ये मॉडल स्पष्ट नहीं कर पाया, और रासायनिक बंध द्वारा अणु बनाने की प्रक्रिया को ये मॉडल है वो स्पष्ट नहीं कर पाया। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने
जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसकी कमी देखी। उसके बाद में नील्स बोहर की जो जितनी परिकल्पनाएं उसको पढ़ा और नील्स बोहर मॉडल की क्या कमियां थी उनको हमने आज के इस वीडियो में जाना।